Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Shahid Iqbal. Dear students, I want to discuss with you people the absorption in small intestine. This is a very interesting topic. You will get familiar after listening to a lecture how different nutrients of our food can be absorbed and can be the part of the blood. हम इसमें से वेरियस एस्पेक्ट्स को देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से इसके पार्ट्स होंगे, कितने कंटेंट्स हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब करने के काबिल हो सकती है, जो पर डे फ्लूइड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से पास ऑन होता है, विच इज इक्वल टू द 9 लीटर. दिस इज द एवरेज वैल्यू. आउट ऑफ द 9 लीटर, 8.5 लीटर अब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दिस लिक्विड एंड 350 ml, just 350 ml absorbed in the large intestine, and about 50 grams of the solid it can be absorbed in small intestine. 100 ml of the liquid जो बॉडी से निकलता है इन द फॉर्म ऑफ द फीकल मटेरियल, क्योंकि फीकल मटेरियल का साथ भी वाटर के कंटेंट्स, लिक्विड के कंटेंट्स बॉडी में जाते हैं. जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसकी एब्जॉर्प्शन एफिकेसी है नियर अबाउट 99% एफिकेसी है कि अगर फ्लूइड में से 100% वाटर है तो लिक्विड है तो 99% उसमें से अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है. एंड अदर इज द secretion ऑफ म्यूकस विद द ब्रूनर ग्लैंड्स. ये इंटेस्टिनल लाइनिंग के ड्यूडिनम के ग्लैंड्स होते हैं, जो कि इंटेस्टिनल म्यूकोजा के अंदर फ्यू सेंटीमीटर ड्यूडिनम के अंदर ये एग्जिस्ट करने वाले इसमें से ग्लैंड्स होते हैं, विच इज कॉल्ड द ब्रूनर ग्लैंड्स. ये इसकी लोकेशंस क्या होंगे? दीज आर लोकेटेड बिटवीन द पाइलोरस ऑफ द स्टमक एंड द पेपिला ऑफ द वेटर. दिस एग्जिस्ट बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. ये म्यूकस रिच सेक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं और ये म्यूकस रिच प्रोड्यूस करते हैं ताकि इंटेस्टिनल लाइनिंग के साथ म्यूकस अटैच हो जाए. अगर कोई स्टिकाइम आता भी है तो उसके हार्मफुल इन्फ्लुएंस से बचा जा सके. दैट्स व्हाई दीज ग्लैंड प्रोड्यूस द म्यूकस. In spite of this secrete large amount of alkaline mucus. ये कब alkaline mucus ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं? When there is some tactile or irritating stimuli to the duodenal mucosa. Tactiles हैं या irritating substance like the acids, तो mucosa को टच करेगा, उसको ये प्रोड्यूस करेंगे. Another is the vagus nerve stimulation, जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होती है. उसकी स्टिमुलेशन के बाद भी ये ह्यूज क्वांटिटी में म्यूकस की प्रोडक्शन होती है. इन स्पाइट ऑफ दिस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन, जी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन सेक्रीटन, उसकी स्टिमुलेशन के बाद भी ये म्यूकस रिच ये अल्कलाइन म्यूकस प्रोड्यूस होती है ताकि उसमें से न्यूट्रलाइज किया जा सके. इसका फंक्शन आई ऑलरेडी टोल्ड यू, प्रोटेक्ट द ड्यूडेनल वॉल. ड्यूडेनल वॉल को किस चीज़ से प्रोटेक्ट किया जाता है? उसमें प्रोटेक्ट किया जाता है एसिड से. वो एसिड कहाँ से आता है? वो एसिड स्टमक वाला एसिड होता है. स्टमक का एसिड व्हेन इट मिक्स विद द काइंड एंड कम्स इनटू द ड्यूडेनम, तो उसके हार्मफुल इफेक्ट से बचाने के लिए ये उसमें से आएगा. इसके अंदर म्यूकस के अंदर नॉट ओनली इट कंटेन द वाटर बट इट आल्सो रिच विद द बाइकार्बोनेट आयन. दीज बाइकार्बोनेट आयन वर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रलाइजिंग द हाई एसिडिटी. Secretion intestinal digestive juices by the crypts of Leberkohns. I think you may not be understand or may not be listen previously what is the crypts of the Leberkohns. Entire surface of the small intestine के ऊपर यहाँ से एग्जिस्ट करने वाले जो पाए जाते हैं स्मॉल पिट्स पाई जाती हैं between the villi. These pits are called the crypts of the Leberkohns. क्रिप्स ऑफ द लिबरकोहन्स ये विलस के दरमियान पाए जाने वाले स्टेम सेल्स होते हैं. दे आर कंटिन्यूसली अंडर द प्रोसेस द माइटोसिस. दे रैपिडली डिवाइड और डिवाइड करने के बाद नियर अबाउट विद इन 5 days ये होल इंटेस्टिनल लाइनिंग को, स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग को, एपिथेलियम को रिप्लेस कर देते हैं विद अ न्यू वन. दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी कि ये कंटिन्यूसली एपिथेलियम को रिप्लेस कर देंगे विद इन 5 days. इसका लाइफ साइकिल 5 days के बाद पुराने उतर जाएंगे, न्यू एपिथेलियल सेल उसमें से आ जाते हैं. अब इसमें से बताऊंगा जो क्रिप्स और विलाई हैं, इसके ऊपर एपिथेलियम मौजूद होती हैं. इसके 2 टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं.
जो क्रिप्स को कवर करती है एपिथेलियम, या वो कवर करने वाली विलाई को एपिथेलियम कवर करती है। इट कंसिडर टू बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स। वन उसमें से टाइप्स है, दिस इज अ मॉडरेट नंबर ऑफ गॉबलेट सेल्स। The goblet cell, also called the unicellular exocrine glands, which produce the mucus. अंदर म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे, उसको सरफेस के ऊपर लाएंगे, सरफेस उसमें से स्टिकी हो जाता है। तो इसकी डक्ट्सलेस होते हैं, इसमें इवन डक्ट्स नहीं होती क्योंकि ये यूनिसेल सेल्स हैं, गॉबलेट सेल्स। ये सेल्स मौजूद होंगे। लार्ज नंबर ऑफ इंटेरोसाइट्स मौजूद होते हैं, जो कि विलस का मेजर पार्ट इंटेरोसाइट्स हैं, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होनी होती है न्यूट्रिएंट्स की या वाटर की और एनी लिक्विड्स की, एनी सॉलिड मटीरियल्स की। इंटेरोसाइट्स आधा विलस इसमें से होते हैं। लुक हियर, दिस इज द विलाई, this is the pits between the villi, this is the pits between the villi, and between the pits at the base of each villus there is present the crypts. This is the crypts at the base of the villi. This consists of stem cells. This is the stem cell which has the undifferentiated cell. They have the power of the division. They are responsible for replacing this enterocyte, this epithelium. And between these villi there are two types of cells. One of them is the goblet cells, they are smaller in number. Other ones are the enterocytes, they are larger in number. ये टू टाइप्स में सेल्स पाए जाते हैं, इनके दरमियान में ये मैक्रोविलाई पाया जाएगा। जो म्यूकस यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, जो गट माइक्रोबायोम्स होगा, जो बैक्टीरिया अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, वो म्यूकस के अंदर आकर स्टिक हो जाते हैं। दिस इज अ रिप्रेजेंटेड कि म्यूकस में स्टिकिंग माइक्रोबायोम्स हैं। अब हमने ये बात तो हमें पता चल गया, गोबलेट सेल ने प्रोड्यूस करना है वाटर और इंटेरोसाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोड्यूस करने हैं। जो इंटेरोसाइट्स होते हैं, जो क्रिप्स ऑफ लिबरकोन्स में एग्जिस्ट करते हैं, जो क्रिप्स के ऊपर पाए जाने वाले इंटेरोसाइट्स हैं, दिस इज द इंटेरोसाइट्स ऑफ क्रिप्स। दे प्रोड्यूस अ नियर अबाउट, दे सिक्रीट एट द रेट 1800 ml पर डे, ये लिक्विड सेक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं इंटेरोसाइट क्रिप्स के। और स्लाइटली इसकी जो पीएच होती है इस लिक्विड की नियर अबाउट 7.8 to 7.5 to 8 पीएच इसमें से इंटेस्टिनल लाइनिंग की, इंटेस्टिनल सोल्यूशन की मौजूद होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 7.5 से 8 तक मेंटेन की जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम कौन से होते हैं, वी विल डिस्कस हियर कि हमारे न्यूट्रिएंट्स 3 डिफरेंट टाइप्स के। कौन कौन से 3 डिफरेंट टाइप्स के हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं? हमारे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स है, उसमें से प्रोटीन्स हैं और फैट्स हैं। ये सारे ही मेजर फॉर्म में जो ऑब्जॉर्व होते हैं। अगर प्रोटीन्स है वो अमाइनो एसिड की फॉर्म में ऑब्जॉर्व होगी, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्टार्च की फॉर्म में ऑब्जॉर्व नहीं होगा, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में ऑब्जर्व नहीं होगा। दे मस्ट बी ऑब्जर्व इन द फॉर्म ऑफ द मोनोसैकेराइड्स और मे बी इन द फॉर्म ऑफ द डाइसैकेराइड। In spite of this, another this is called the fats. The end products are majority for the fatty acid or glycerol. They must be absorbed. क्योंकि larger components cannot be absorbed, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है। अब इसमें प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले जो इसमें से डाइजेस्टिव एंजाइम, सेवरल पेप्टाइडेज एंजाइम्स मौजूद होते हैं। दो दिस इज नॉट अ सिंगल एंजाइम, इज अ ग्रुप ऑफ एंजाइम लाइक ए ट्रिप्सन, जैसे काइमोट्रिप्सन है, ट्रिप्सन है, इरिप्सन है। दिस इज अ पेप्टाइडेज एंजाइम, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्लिटिंग द पॉलीपेप्टाइड्स और सेपरेटिंग पेप्टाइड्स इनटू द अमीनो एसिड। क्योंकि जो ट्रिप्सन वगैरह हैं वो पॉलीपेप्टाइड्स को पेप्टाइड में चेंज करते हैं। जो पेप्टाइडेजेस हैं वो पेप्टाइड स्टैंड फॉर अमीनो एसिड, वो 2 अमीनो एसिड को एक अमीनो एसिड में इंडिविजुअल अमीनो एसिड का ब्रेकअप कर देते हैं। एंड द सेकंड वन इज अ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। फॉर एग्जांपल सक्रेज, इसका सक्रेज एक्ट करेगा सेक्रोज के ऊपर, सेक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में ब्रेक कर देगा, वो उसमें इंटेस्टिनल ह्यूमन से इंटेस्टिनल लाइनिंग से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। मेल्टोज के ऊपर इसका जो रेक्टेंट्स हैं जिस पर एक्ट करना है वो मेल्टेज का मेल्टोज है, मेल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में उसको ब्रेकअप कर देगा। और आइसोमेल्टेज है, दिस इज आल्सो एन अदर एंजाइम विच मे बी द प्रोडक्ट रेक्टेंट्स ऑफ दिस मे बी द अदर स्टार्चेस। एंड द लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज इज इक्वल टू लैक्टोज। लैक्टेज इस पे एक्ट करेगा लैक्टोज के ऊपर, लैक्टेज एंजाइम है।
लैक्टेज एंजाइम का रिएक्टेंट्स क्या है? लैक्टोज। लैक्टोज इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। उसको यानी जब लैक्टेज एक्ट करेगा लैक्टोज के ऊपर, उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, वो दोनों इंटेस्टिनल ल्यूमन से अब्जॉर्ब हो जाएंगे। दिस आर द सिंपलेस्ट प्रोडक्ट्स। और ये डाइसैक्राइड को मेजरली मोनोसैक्राइड के अंदर उसमें से चेंज कर देता है। एंड द थर्ड वन, द लास्ट वन, स्मॉल अमाउंट इंटेस्टिनल लाइपेजेस हैं जो कि न्यूट्रल फैट्स को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के अंदर चेंज कर देते हैं। दीज आर द ग्लिसरॉल एंड द फैटी एसिड्स एट द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द न्यूट्रल फैट्स। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अब्जॉर्प्शन थ्रू द इंटेस्टिनल ल्यूमन। क्योंकि जो बड़े कंपोनेंट्स होते हैं दे आर अनएबल टू एब्जॉर्ब, ये अब्जॉर्ब होने की कैपेसिटी रखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन पर डे होती है हम उसको देखते हैं, 700 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एंड 100 और मोर जो इसमें से 100 और मोर जो इसमें से होंगे ये इसमें से फैट्स उसमें से होंगे। और इन स्पाइट ऑफ 50 टू और 100 ग्राम अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब हो जाते हैं, 50 टू 100 ग्राम आयंस एब्जॉर्ब हो जाते हैं, 7 to 8 लीटर वाटर इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। अब क्या स्मॉल इंटेस्टाइन की एब्जॉर्ब कैपेसिटी इतनी ही है कि वो 100 और मोर ग्राम फैट को अब्जॉर्ब करे, 50 टू 100 ग्राम अमाइनो एसिड को मैक्सिमम अब्जॉर्ब करे, 50 टू 100 ग्राम आयंस को अब्जॉर्ब करे, 7 to 8 लीटर वाटर को अब्जॉर्ब करे? नो, absorption chemistry of small intestine is far more, बहुत ज़्यादा absorptive capacity है as compared to the mentioned here. For example, several kilogram of the carbohydrates, not the grams, normally absorb करते, but it have capacity to absorb several grams. Several kilogram carbohydrates, 500 grams, not, यहाँ से हमने कहा कि बहुत मिनिमल अमाउंट्स के अंदर फैट है, 500 grams of fat and 500 to 700 grams of proteins and 20 or more liters of water can be absorbed. It has the absorptive capacity of the small intestine. It can absorb up to this. Usually ये absorb होते हैं, लेकिन इतनी क्वांटिटी में absorption हो सकती है. Large intestine can also absorb still more water. Major absorption of water can take place within small intestine. Large intestine के अंदर वाटर की absorption होती है, लेकिन वो कम होती है, वो ज़्यादा absorption नहीं होती. और इसमें से लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन इज अनएबल टू absorb the nutrients, but some nutrients can be absorbed to the large intestine. Absorption in the small intestine के अंदर हम सबसे देखेंगे, there is a water. Water need no transportation for the facilitated diffusion, for the transporter, synport, antiport, etc. It is only absorbed by the process of diffusion osmosis from higher concentration to the lower concentration. It not need any expenditure of energy. And the sodium, this is a ion, but you know ion have little bit hindrance to cross through the plasma membrane, which is a lipid bilayer. So सोडियम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, वो एक्टिवली इसमें से ट्रांसपोर्ट होंगे. इनके डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं ट्रांसपोर्ट करने के. एसेंशियली जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्पेशली द मोनोसैक्राइड, 80% जो उसमें से अब्जॉर्प्शन उसमें से होती है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है. यानी 80% कार्बोहाइड्रेट्स का जो एंड प्रोडक्ट्स है वो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज की फॉर्म में उसकी एब्जॉर्प्शन होती है. हाउ ग्लूकोज रियली एब्जॉर्ब, आई विल टेल इन द नेक्स्ट स्लाइड. एंड 20% उसकी जो एब्जॉर्प्शन इसमें से होती है वो गैलेक्टोज है या फ्रक्टोज की फॉर्म में होती है. इट मीन्स मेजर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विल बी एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज. And the 20% of the absorption of the carbohydrates is in the form of the galactose and the fructose. ये इसकी एब्जॉर्प्शन का पैटर्न है. और स्मॉल फ्रिक्शन के अंदर द कार्बोहाइड्रेट मस्ट बी अब्जॉर्ब इन द फॉर्म द डाइसैक्राइड. डाइसैक्राइड इज इक्वल टू 2 मोनोसैक्राइड की कम्बिनेशन डाइसैक्राइड कहलाएगी. वो वेरी स्मॉल अमाउंट के अंदर उसकी एब्जॉर्प्शन इसमें से होती है. नो वे गोइंग टू डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट. हाउ अमाइनो एसिड कैन बी ट्रांसपोर्टेड. Is it a very easy process? No, it is a very complicated process. Be attentive and careful. दिस इज़ इंटेस्टिनल ल्यूमन. ये इंटेस्टाइन की ल्यूमन है, उसकी कैविटी है. ये इसके अंदर पाए जाने वाले सेल्स हैं. ये सेल इंटेरोसाइट्स हैं. ये उसके विलस का सेल्स हैं. इंटेरोसाइट्स का जो ये यहाँ से मैक्रोविलाई है. मैक्रोविलाई इज आल्सो कॉल्ड द ब्रश बॉर्डर. यानी ये विलस का सेल्स है जिसको इंटेरोसाइट कहते हैं. हर एक इंटेरोसाइट के ऊपर एक ब्रश बॉर्डर मौजूद होता है. ब्रश लाइक अपीयरेंस होती है. दैट्स व्हाई फॉर द ब्रश बॉर्डर. इस ब्रश बॉर्डर को मैक्रोविलाई भी कहा जाता है. इन द मैक्रोविलाई देयर इज प्रेजेंट सोडियम को ट्रांसपोर्टर. presents particular proteins which act as a sodium co-transporter.
दिस प्रोटीन कैन नॉट एक्ट अनलेस इफ देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ द सोडियम। ये इंटेस्टिनल ल्यूमन को से अमाइनो एसिड को मूव करेगा इनटू द इंटेरोसाइट्स। इंटेरोसाइट्स में आएगी, इसका मतलब इंटेरोसाइट से निकलकर फिर उसमें से विलाई के अंदर पहुंचेगी, जहां ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क मौजूद होता है, जहां पर लैक्टिल भी मौजूद होते हैं, वहां पर इसने आना होता है। आप देखें, अब इसने अमाइनो एसिड ने मूव करना है सोडियम से। अब सोडियम सेल के आउटसाइड 10 टाइम्स हायर होता है एज कम्पेयर टू द इनसाइड। सोडियम जो मूव करेगा वो अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करेगा। जो उसका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन है, तो इसमें से मूव करेगा। दिस हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूज दिस ट्रांसपोर्टर यूज एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ बाई द मूविंग सोडियम आउटसाइड टू इनसाइड। इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है कि आउटसाइड से इनसाइड मूव करेंगे से एनर्जी की प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया जाता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द अमाइनो एसिड इनटू द इंटेरोसाइट्स। तो इंटेरोसाइट्स के अंदर अमाइनो एसिड को इस को ट्रांसपोर्टर के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है कि दोनों ही सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे होते हैं। इसको हम सिम्पोर्ट का नाम भी दे दिया जाता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। वन ऑफ द मूव अंडर द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अदर मूव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखें, सोडियम को इसके अंदर मूव कर दिया गया, यहाँ पर एनर्जी का एक्सपेंडिचर भी हुआ। अब इसमें से ये एंटेरोसाइट के सेल हैं, यहाँ से सोडियम फिर दोबारा, अब लुक हियर, दिस सोडियम मस्ट बी द पंप आउट टू मेंटेन द कंसंट्रेशन gradient or differences between outside and the inside। जो अंदर सोडियम आ रहा था कंटिन्यूसली, इट मस्ट बी एक्टिवली एक्चुअली ट्रांसपोर्टर्स है, इसने सोडियम को बाहर मूव कर दिया और पोटासियम को इसके अंदर मूव कर दिया। इट इज़ एंटीपोड है कि इसमें से दोनों आयंस को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्योंकि सोडियम को बाहर मूव कर दिया, पोटासियम को इनसाइड उसने मूव कर दिया। इसके साथ साथ उसने ये सोडियम पोटासियम पंप का नाम भी दे सकते हैं। इसमें सोडियम, इसमें एटीपी की यूटिलाइजेशन की, एटीपी को एडीपी में उसने चेंज कर दिया। अब दोबारा दूसरी जो बात इसमें से ये है, इंटेरोसाइट्स की अदर एंड विच इज़ नियर टू द पोर्टल वेन, जो कि उसमें ब्लड कैपिलरीज की तरफ से मौजूद है, यहाँ पर फैसिलिटेटर ट्रांसपोर्टर पाया जाता है। इट इज़ अ प्रोटीन, इट वर्क्स इन एब्सेंस ऑफ द एटीपी। ये सिर्फ उसके फैसिलिटेटर प्रोटीन्स हैं। ये उसमें से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इसमें से होगी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू इस जो सेकेंडरी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसके थ्रू ये अमाइनो एसिड सीधा पोर्टल वेन के अंदर चले जाएंगे। पोर्टल वेन से होता है डायरेक्टली मूव टूवर्ड्स द लिवर। एंड अदर सिस्टम है, दिस इज़ द मैकेनिज्म और द मोनोसैकेराइड ट्रांसपोर्ट है। अब मोनोसैकेराइड ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म को हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। मोनोसैकेराइड की ट्रांसपोर्टेशन भी ग्लूकोज के बिना मुमकिन नहीं है। ये भी ग्लूकोज इसके लिए भी चाहिए। ये कैसे ग्लूकोज को मूव करेगा, कैसे ग्लूकोज इसके अंदर इसमें से आते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं। नो सोडियम ट्रांसपोर्ट, वर्चुअली नो ग्लूकोज कैन बी अब्जॉर्ब। इसका मतलब ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट इसके अंदर होती है। अब देखिए, ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन होती है, ये इसमें से को ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है, विच है ऑलरेडी टोल्ड। और जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज सेम मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। जो मैकेनिज्म ग्लूकोज का, ग्लैक्टोज का भी सेम मैकेनिज्म है। फ्रक्टोज का मैकेनिज्म उसमें से जो मूवमेंट का है वो सोडियम को ट्रांसपोर्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जो फ्रक्टोज की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो बेसिकली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू इसमें से हो रही है। हमने ये बात पढ़ी, 3 ही उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स के एंड प्रोडक्ट्स हैं which are absorbed। उसमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड द फ्रक्टोज। ग्लूकोज, गैलेक्टोज उसमें एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और फ्रक्टोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू उसमें से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, आई वांट टू एक्सप्लेन हियर। लुक हियर, दिस इज अ मैक्रोविलाई, दिस इज अ ब्रश बॉर्डर, दिस इज द, ये ट्रांसपोर्टर है। ये उसमें से ये ब्लड, ये इसमें से ब्लड सेल्स हैं, ये एपिथेलियल सेल्स हैं जिसको एंटेरोसाइट का नाम भी दिया जाता है। यहाँ से देखें, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट है कि ग्लूकोज सोडियम एक ही डायरेक्शन के अंदर इसमें से मूव करते हैं। 2 सोडियम है, 1 ग्लूकोज है, मूव करने के बाद ये आ जाते हैं टूवर्ड्स द एपिथेलियम सेल एंटेरोसाइट्स के अंदर। फिर यहाँ से देखें, लुक हियर, दिस ग्लूकोज कैन भी यूनिपोर्ट के थ्रू इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड कैपिलरीज के अंदर इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर इसमें से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इसके साथ
ये देखें आज जो इसके अंदर आते 2 पोटासियम अंदर की तरफ चले जाएंगे और 2-3 सोडियम बाहर की तरफ आ जाएंगे, जो कि सोडियम पोटासियम पंप का वर्क होता है। उसी तरह जो पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि इसकी ट्रांसपोर्टेशन इसमें से कैसे होगी। इन अदर वे में भी इसका डिस्कस किया गया। ये ग्लूकोज गैलेक्टोज का ये उसमें से एक ट्रांसपोर्टर है। यहाँ से सोडियम के बिना ये मुमकिन नहीं होता, जैसे इसमें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये सोडियम मालिक्यूल अटैच होगा तो इसमें से वर्क करेगा। ये भी सिम्पोर्ट के तौर पर एक्ट करता है। यहाँ से इसका ये ग्लूकोज जब इसमें से इसके अंदर आ जाएगा और फ्रक्टोज भी इसमें से फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टर के थ्रू इसके अंदर आ जाएगा, तो ये डायरेक्टली इसके अंदर इंटेरोसाइट के अंदर पहुँचने के बाद ये सारे के सारे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टर के थ्रू ब्लड कैपिलरीज का हिस्सा बन जाते हैं। इसके अंदर डाइजेशन अब इसमें से फैट्स होती है कि फ़ैट्स की डाइजेशन को कैसे इसमें से किया जाता है। फ़ैट की डाइजेशन को डिस्कस करने के लिए मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि इसके फैटी एसिड को ट्राइग्लिसराइड के अंदर हाइड्रोलाइज किया जाता है। इसमें जो फैट्स या ट्राइग्लिसराइड्स की जो डाइजेशन जो हाइड्रोलाइसिस है ये लिटिल बिट डिफरेंट मेथड से इसमें से होती है। ये फैटी एसिड्स हाइड्रोलाइज हो जाएंगे फैट्स फैटी एसिड की फॉर्म में। जो लॉन्ग फैटी एसिड्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, उसका मेथड और है। जो स्मॉल फैटी एसिड डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं विलाई के थ्रू मोनोग्लिसराइड्स के अंदर, और ये इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब होने की कैपेसिटी रखते हैं और री एब्जॉर्ब होने के बाद दोबारा रीअसेंबल हो जाते हैं इनटू द ट्राइग्लिसराइड्स। अब इसका एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव मेथड है, ये एक बड़ा टेक्निकल इसमें थिंग्स को डिस्कस किया गया। यू मस्ट बी एक्टिव। दिस इज अ फैटी एसिड इन द मोनोग्लिसराइड्स। दिस इज द ल्यूमन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कि स्मॉल इंटेस्टाइन की ल्यूमन है, वहाँ पर फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड्स हैं। दे मस्ट बी द इमल्सिफाई। इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस ऐसे होता है जैसे डिटर्जेंट को फैट के अंदर या ऑयल के अंदर डाल दिया जाता है, उसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट बन जाते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड द इमल्सिफिकेशन। ये बड़े बड़े फैट्स को छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट के अंदर उसको चेंज कर देता है, बिकॉज उसमें से इंटेस्टिनल लाइपेजेस जो होता है पैंक्रियाटिक लाइपेज उसको फर्दर डाइजेस्ट कर सके फैटी एसिड के अंदर, ग्लिसरॉल के अंदर। यहाँ से प्रोसेस इमल्सिफिकेशन होता है। इमल्सिफिकेशन के अंदर यहाँ से बन जाते हैं मिसल्स। जिसमें से मिसल्स बनते हैं, इस मिसल्स के अंदर आज फैटी एसिड्स के होते हैं 2 हेड्स होते हैं, पोलर भी है नॉन पोलर भी है। हाइड्रोफोबिक फिलिक बाहर की तरफ इसमें होगा, फिलेफोबिक एंड अंदर की तरफ होगा ताकि वाटर के कंटेंट्स भी इसके साथ इसमें से अटैच हो जाएं। तो ये इसमें से स्मॉल ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, ये मिसल्स हैं। इसके अंदर फैटी एसिड जो मोनोग्लिसराइड होते हैं जो कि रिजल्टिंग फ्रॉम द फैट डाइजेशन लीव द मिसल्स एंड एंटर द एपिथेलियल सेल। ये उसका पूरा एक कॉम्प्लेक्स था। अब इसके अंदर डाइजेशन के बाद जो मोनोग्लिसराइड्स हैं वो इसमें से इस मिसल्स को लीव कर देंगे, बाकी कंपोनेंट्स बाहर रह जाएंगे, उसमें से साल्ट्स बाहर रह जाएंगे, एंजाइम बाहर रह जाएंगे। ये सिर्फ उसके डाइजेशन के बाद जो फैटी एसिड्स हैं ये मोनोग्लिसराइड्स हैं वो ब्रश बॉर्डर के थ्रू एंटर हो जाते हैं एंटेरोसाइट्स के अंदर, और ये फैटी एसिड दोबारा एंड लिंक्स इनटू द फॉर्म दोबारा जिसके अंदर इंटेरोसाइट्स के अंदर होते हैं, दोबारा ये फैटी एसिड आपस में रिकम्बाइन या रीसेंबल्ड होने के बाद ये ट्राइग्लिसराइड के अंदर चेंज हो जाते हैं। जो फैटी एसिड ग्लोब्यूल्स होते हैं ये सीधे पहुंचते हैं गोल्जी अपरेटस के अंदर। गोल्जी अपरेटस के अंदर ये फैटी ग्लोब्यूल्स कंबाइन होते हैं प्रोटीन्स के साथ कंबाइन होते हैं, वहाँ पर काइलोमाइक्रॉन बना लेते हैं। दिस काइलोमाइक्रॉन फॉर्मेशन मस्ट बी टेक प्लेस इनटू दी गोल्जी अपरेटस। दिस काइलोमाइक्रॉन जो होगा इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं, कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है, मेजरली इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स मौजूद होते हैं और इसके साथ फॉस्फोलिपिड्स भी मौजूद होते हैं। उनका जो कम्बिनेशन होता है जो गोल्जी अपरेटस के अंदर बनता है विच इज कॉल्ड द काइलोमाइक्रॉन। ये लो डेंसिटी इसके अंदर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स इसमें से होते हैं ताकि उसमें से ये काइलोमाइक्रॉन फिर उसमें से एपिथेलियम लेयर से एक्सोसाइटोसिस होते हैं। एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू वहाँ से बाहर निकलते हैं तो यहाँ से ब्लड कैपरीज मौजूद होती हैं। ये ब्लड कैपरीज को पास ऑन करने के बाद दिस इज़ अ ब्लड कैपरीज के अंदर यहाँ से क्या चीज़ मौजूद होगी, यहाँ से ब्लड कैपरीज को जैसे पास करेगा, पास करने के बाद ये सीधा लैक्टियल की तरफ आ जाएगा। जो लैक्टियल है ये विलस का इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है। तो क्योंकि ये इसमें से ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता, ये जिसको ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा तो इसमें इस प्रोसेस में क्या होगा, क्योंकि ये कैपरीज का नेटवर्क होता है, ये सीधा ब्लड के अंदर नहीं जा रहा। ये कैपरीज यहाँ रिप्रेजेंट ऐसे किया हुआ है जैसे ये ब्लड कैपरीज को अंदर से गुजर रहा है। नो, ये सीधा
इसके अंदर स्पेस मौजूद है, इस स्पेस से गुजर कर सीधा आ जाएगा लैक्टियल के अंदर, लैक्टियल के अंदर इसकी एब्जॉर्प्शन इसमें से हो जाती है। इसके अंदर पोर्स होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम का इसमें से ये पार्ट होता है। तो फिर यहाँ से ये काइलोमैक्रॉन अवे फ्रॉम द इंटेस्टाइन ये इसको दोबारा फिर बॉडी के अदर पार्ट्स की तरफ भेज दिया जाता है फॉर द सेक ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये उसमें से यहाँ से जाते हुए मेजर लिम्फेटिक डक्ट्स के अंदर, सब क्लेवियन वेन के अंदर जाकर हो जाएंगे, थ्रेसिड डक्ट्स के अंदर जाएंगे, सब क्लेवियन वेन में जाएंगे, एओर्टा के अंदर जाएंगे, फिर ब्लड सीधे हार्ट में जाएंगे, फिर पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेंगे। इस तरह से जो फैट है उसकी एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैरी ऑन होती है। थैंक यू वेरी मच कि आपने ये इसको समझा और अंडरस्टैंड भी किया होगा। अगर आप लोगों को किसी किस्म की डिफ़िकल्टी है या एनी क्वेश्चन, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स, आई विल रिस्पॉन्ड यू। थैंक यू वेरी मच और आखिर में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।